हम एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी कर रहे हैं। रोलो में की ये अप्रोच है, ये बेस करती है फ़िलोसफिकल अप्रोच पे जो सूरन क्रिकेगार्ड ने दी है। वी डू नॉट नो हाउ वी विल डाई, हम नहीं जानते कि हम कैसे मरेंगे, और हाउ लॉन्ग वी विल लिव, या हम कितना अरसा जिएंगे। बट अवेयरनेस ऑफ डेथ इज़ इनएस्केपेबल, लेकिन ये मौत ऐसी चीज़ है जिससे किसी को फरार नहीं है। अच्छा, ये मैं आपको याद करवाता चलूँ कि क्रिकेगार्ड की फ़िलॉसफ़ी पे बेस कर रही है ये साइकोथेरेपी, और क्रिकेगार्ड का कहना है कि कुछ लाइफ थीम्स हैं जिनको ऑथेंटिक करना होता है। तो एक लाइफ थीम है कि इंसान अपने इस होने को तस्लीम करे और यहाँ से चले जाने को, मर जाने को तस्लीम करे पूरी तरह से। ऑल्दो द अवेयरनेस ऑफ डेथ कैन क्रिएट ड्रेड, अगरचे ये जो मौत का खौफ, ये एक बहुत बड़ा खौफ है कि मौत आ जानी है, सब ख़त्म हो जाना है, लेकिन ये मौत का खौफ ही है जो हमें जीने की उमंग देता है। बड़ी अजीब है ये चीज़ कि आपको जब हो पता है कि आपने मर जाना है, तो क्यों ना आप मरने से पहले जी लें, क्यों ना आप मरने से पहले अच्छा सा जी लें। इस चीज़ पर मजबूर करता है ये। इट कैन आल्सो लीड टूवर्ड द डेवलपमेंट क्रिएटिव लाइफ, ये डेथ ही है जो इंसान को क्रिएटिव लाइफ की तरफ लेके जाती है। ही सीज डेथ नॉट एज अ थ्रेट, क्रिकेगार्ड या रोलो में ने डेथ को एक थ्रेट के तौर पर नहीं जाना या देखा, बट एज एन अर्जिंग फॉर इंडिविजुअल्स टू लिव देयर लाइव्स फुली एंड टू टेक एडवांटेज ऑफ ईच अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग मीनिंगफुल। बल्कि ये डेथ एक ऐसी चीज़ है जिससे एक अर्ज मिलती है जीने की, एक उमंग बेदार होती है कि मरने से पहले मैं अच्छा सा जी क्यों ना लूँ। जो मुझे मोहलत मिली है, उस मोहलत में ये मेरे पास एक मौका है जिसको मैं इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बना सकता हूँ। इस चीज़ की तरफ इशारा देती है। क्या लाइफ थीम समझ आया? हम अपने क्लाइंट को एज अ साइकोथेरेपिस्ट, हम अपने क्लाइंट को लिविंग एंड डाइंग मैकेनिज़्म समझा देंगे कि आप ऐसा करो कि जब तक ज़िंदगी है उसका फ़ायदा लो। मौत की सोच सिर्फ पॉजिटिव वे में सोचो कि अभी तो नहीं ना मौत आई। आमतौर पे वजह यह बनती है हमारे डिप्रेशन की, या हमारी एंग्जाइटी की, या हमारी प्रॉब्लम्स की, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की, कि हम जीना छोड़ देते हैं। हम जीना चाह ही नहीं रहे होते, साइकोलॉजिकली हम जीना नहीं चाह रहे होते, हम जीना बंद कर देते हैं। तो वो जो जीना बंद कर देते हैं उनके लिए ये लाइफ थीम्स को ऑथेंटिक बनाना ये बड़ा कारआमद होता। उसके बाद है फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चॉइस। Freedom, responsibility and choice. Individuals are responsible for their own world. हम सब अपनी जो दुनिया बना रखी है हमने, अपना जीना, मरना, उठना, बैठना, सोना, खाना, पीना, जितनी भी चॉइसेस हम मेड करते हैं वो सारी के सारे उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। जब हम किसी दूसरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप देते हैं ना कि जनाब इसकी वजह से दुनिया ने मुझे जीने नहीं दिया, फ़लाँ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ये चीज़ें ख़त्म करनी है। वो बेचारापंती उसकी ख़त्म करनी है जो वो लेके बैठा होगा क्लाइंट। देयर लाइफ प्लान्स, जितने भी ज़िंदगी के प्लान्स हैं, जितने भी आइडियाज़ हैं, वो हमारे खुद के होते हैं। एंड देयर चॉइसेस, और जितनी भी चॉइसेस हैं हमारी खुद की। नो डाउट अल्लाह ताला ने हमें एक रास्ता दिया, लेकिन तकदीर जो है वो भी खुद बनानी पड़ती, यानी कि हीला है तो वसीला है। रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू ऑनिंग वंस ऑन चॉइसेस, के इंसान, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि इंसान ज़िम्मेदारी को कबूल करे कि मेरा जितना भी जिस चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, मैं इसको ना सिर्फ एक्सेप्ट करता हूँ बल्कि इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करता हूँ। जब इंसान दूसरों पे थोपता है ना, तो तब शुरू होती हैं साइकोलॉजिकल इश्यूज़ या मसाइल। एंड डीलिंग ऑनेस्टली विद फ्रीडम, और अपनी जो फ्रीडम है, अपनी जो ज़िंदगी की आज़ादी है, उसको भी
ऑनेस्टली इस्तेमाल में लाया जाए। ये ना कहा जाए कि ये ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी को नुकसान पहुंचाया जाए, ऐसा नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट है आइसोलेशन एंड लविंग। इन डिस्कसिंग आइसोलेशन, येलम 1980 डिफ्रेंशिएट्स 3 टाइप्स ऑफ आइसोलेशन। ये तन्हाई, कट ऑफ हो जाना, इसकी 3 अकसाम बयान की गई हैं। नंबर 1 है इंटरपर्सनल आइसोलेशन। इंटरपर्सनल आइसोलेशन क्या होगी? मैंने शायद आपको पहले बताया है कि इंटर का मतलब होगा बिटवीन, इंटरपर्सनल आइसोलेशन। और दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी इंट्रापर्सनल। इंट्रा का मतलब होगा विद इन, कि इंसान का इंसान की खुद की ज़ात के साथ जो ताल्लुक है, इंट्रापर्सनल आइसोलेशन। नंबर 3 एग्जिस्टेंशियल। सबसे पहले हम इंटरपर्सनल आइसोलेशन की बात करेंगे। इंटरपर्सनल आइसोलेशन रेफर्स टू डिस्टेंस फ्रॉम अदर्स। ये वो जियोग्राफिकल डिस्टेंस की बात कर रहा है जो हमारा एक दूसरे के साथ होता है। कोई किसी से दूर है, कितना दूर है, कितना कट ऑफ है, कितना तन्हा है, साइकोलॉजिकली कितना तन्हा है, यानी कि वो नफ्सियाती तौर पे दूसरे के जहनों और दिलों से कितना दूर हो रहा है, और सोशल और समाजी तौर पर कोई कितना दूर हो रहा है। ठीक है, तन्हाई के म्यार हैं। तन्हाई का पहला म्यार है इंटरपर्सनल आइसोलेशन, कि कोई भी इंसान दूसरे इंसानों से जिस्मानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर और समाजी तौर पर कितनी दूरी पर है या कितना तन्हा है, कितना अलोन है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन विद स्किज़ोफ्रेनिया इज आइसोलेटेड पर्सनली फ्रॉम अदर्स इंडिविजुअल्स ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी टू डेवलप अ रिलेशनशिप। मिसाल के तौर पर एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है, वो दूसरे लोगों से कट ऑफ हो जाता है, एक फासला बरकरार रखता है, क्योंकि उसे तो स्किज़ोफ्रेनिया की सिम्टम्स है ना। तो ऐसी सिम्टम्स हैं जिससे इंसान को लगता है कि ये मेरे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, मुझे कत्ल करने की साजिश की जा रही है। तो ऐसे में वो दूसरों से कट ऑफ होता रहता, साइकोलॉजिकली, जियोग्राफिकली, सोशली। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 बी पे आ जाते हैं, इंट्रापर्सनल। ये कौन सी तन्हाई है? इंट्रापर्सनल आइसोलेशन अकर्स व्हेन वन सेपरेट्स पार्ट्स ऑफ वन सेल्फ बाय यूजिंग डिफेंस मैकेनिज्म्स। इंट्रापर्सनल का मतलब है कि इंसान खुद की ज़ात को पसे पुष्ट डाल दे। जो मेरे ताल्लुकात मेरे साथ हैं, कि मैं कब खुद को सराहूँगा, कब मुझे अपनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मुझे कौन से कलर्स पसंद हैं, मैं खुराक में, खाने में कौन सी चीज़ें पसंद करता हूँ, मैं पहनने ओढ़ने में कौन सी चीज़ें पसंद करता हूँ, ये मेरे साथ ताल्लुक़ है। इंट्रापर्सनल आइसोलेशन बहुत ख़तरनाक होती है। इसमें इंसान खुद को बुला देता है, खुद का नहीं उसे पता होता कि वो किस मेंटल स्टेट में है। गॉट इट? इंसान डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हुए खुद से तनहा हो जाता है। और अदर मेथड्स टू बी अनअवेयर ऑफ वंस ऑन विशेस, वो अपनी ख्वाहिशात से नावाकिफ होना शुरू कर जाता है। नंबर 3 है एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन इज इवन मोर बेसिक दैन आइदर पर्सनल और इंटरपर्सनल आइसोलेशन। ये दोनों से ज़्यादा बुनियादी हैसियत रखती है। इट रेफर्स टू बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मतलब है इंसान दुनिया को ही तर्क कर देता, दुनिया से कट ऑफ हो जाता। पहले था ना कि आप सिर्फ अपनी ज़ात भूल गई, उससे पहले था कि दूसरों से वो बेगाना होना शुरू हो गया, दूसरों से कट ऑफ हो गया, उसे कोई नफ्सियाती अलामात आती हैं जिसकी बिना पे वो सोशली थोड़ा दबा दबा रहता है, थोड़ा छुपा रहता है, पीछे रखता है अपने आप को। अब क्या है? अब तो उसने दुनिया को ही तर्क कर दिया। गॉट इट? जो उसकी एग्जिस्टेंस थी इस दुनिया में, उससे अनकारी हो गया, वो अपने आप को एग्जिस्ट पूरी तरह से कर ही नहीं पा रहा। is even more basic than either personal or interpersonal isolation. It refers to being separated from the world. दुनिया से ही वो सेपरेट हो गया। There is a sense of aloneness. ये वो तन्हाई की एक सेंस है। And isolation that is profound, जो शदीद किस्म की तन्हाई को कह सकते हैं आप। The feeling of being totally alone and helpless can create a feeling of nothingness. जब इंसान खुद को बिल्कुल तन्हा समझता है कि मैं इस दुनिया में भरी दुनिया में तन्हा हूँ, तो उसके अंदर जो सेंसेस बनती हैं, पैदा होती हैं, वो होती हैं नथिंगनेस,
कि कोई चीज़ कुछ भी नहीं, सब बेकार है। गॉट इट? इसके बाद है मीनिंग एंड मीनिंगलेसनेस। मीनिंग एंड मीनिंगलेसनेस। इंसान अपनी दुनिया को, अपनी लाइफ को खुद मानी देता है, जो भी वो देना चाहे। समझने में से वो अपने आप को बेकार समझ ले, समझने से वो अपने आप को कोई अच्छा समझ ले। उसने खुद चूज़ करना है अपने लिए खुशी, गमी, दर्द, ठीक है, कैफियत। नो डाउट हम सब इस दुनिया में रहते हुए इम्तहानात से गुजर रहे हैं। हम सब एक दूसरे का भी इम्तहान है और ख़ुद का भी इम्तहान है, ठीक है। हमारे पास जो ताकत है, शोहरत है, दौलत है, ठीक है, जो उम्र है, ये सब इम्तहान है, ठीक है। और हम एक दूसरे का भी इम्तहान है, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब अपना इम्तहान भी दे रहे हैं और दूसरा भी उसका इम्तहान बन रहा है। वाइफ एक अपने हस्बैंड का इम्तहान बन रही है, ठीक है। एक हस्बैंड अपनी वाइफ का इम्तहान है, जी लो, बर्दाश्त करो। हम सब को एक दूसरे का इम्तहान बनाकर भेजा गया है, ठीक है। तो हमें चाहिए हम दूसरों की लाइफ को, दूसरों के इम्तहान को आसान करें। इसी में हमारा इम्तहान आसान होने वाली बात है। लाइफ इज़ नॉट मीनिंगफुल इन इटसेल्फ। ज़िंदगी के खुद के कोई मानी नहीं है, वही मानी है जो आपने उसे देने हैं। चाहे तो आप हेल्पलेस विक्टिम बन जाए, चाहे तो आप काबू कर लें अपने हालात को अपनी मुट्ठी में। द इंडिविजुअल मस्ट क्रिएट एंड डिस्कवर मीनिंग। इंसान खुद मानी तलाश करता है या अपनी ज़िंदगी को मानी पहनाता है। मीनिंग लाइक प्लेयर, जैसे कि कोई अपनी ज़िंदगी को खुशकुन बना ले या खुशकुन मानी पहना दे। क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ एट वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग देयर लाइव्स। हम सब की ज़िंदगियों के दौरान कभी कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये सवालात आते हैं, वाई एम आई हेयर, मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों। वट अबाउट माई लाइफ डू आई फाइंड मीनिंगफुल, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी को कोई मानी पहना सकता हूँ या सकती हूँ। वट इन माई लाइफ गिव्स मी अ सेंस ऑफ पर्पस, मेरी ज़िंदगी का एक्चुअली मकसद क्या है। वाई डू आई एग्जिस्ट, मैं यहाँ पे हूँ ही क्यों, ठीक है। ये वो सवालात हैं जो कभी कहीं ना कहीं हमारे जहनों में कभी ज़िंदगी में आ ही जाते हैं। और अगर हम इनके जवाब तलाश कर लें, हम हिसाब लगा लें कि मेरा एक्चुअली यहाँ पे आने का मकसद क्या है, ठीक है। जब आपका कोई मकसद मिल जाए आपको, आप अपने मकसद का तयन कर लें, उसके बाद ज़िंदगी आसान होना शुरू हो जाती है। ठीक हो गया। आपने कभी गौर किया, एक माँ अपने दुख को भूल जाती है अपने बच्चे के दुख में, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसानों में हो। माएँ ऐसा ही करती हैं, ठीक है। उनको एक मकसद मिल जाता है ना कि ये बच्चा है मेरा, इसे पालना है, इसे खिलाना है। उस मकसद में वो इतना मगन होती हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी की परेशानियों की परवाह नहीं रहती, ठीक है। बिकॉज एक्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी डील्स विद एटीट्यूड्स एंड थमेटिक कंसर्न्स, क्योंकि हम एक्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी में डिफरेंट लाइफ थीम्स की बात करते हैं, इसलिए इसे थमेटिक अप्रोच कहा गया है। लाइफ, डेथ, डाइंग, फ्रीडम, मरना, जीना, आज़ादी, खुशी, गम, ये सारी चीज़ें इस साइकोथेरेपी के लाइफ थीम्स की हैसियत रखते हैं। और इन लाइफ थीम्स को ऑथेंटिक करने से किसी भी क्लाइंट की ज़िंदगी आप बदल सकते हैं, उसे बेहतर ज़िंदगी की तरफ आप राग़ब कर सकते हैं। फोकस ऑन इश्यूज सच एज फाइंडिंग अ पर्पस, ये उन इश्यूज पे फोकस करती है कि कोई अपनी ज़िंदगी को क्या मकसद दे, ठीक है। और मीनिंग इन लाइफ एंड फुली एक्सपीरियंसिंग वंस एग्जिस्टेंस, और अपनी यहाँ इस दुनिया में मौजूदगी को पूरी तरह से महसूस करें, ठीक है। सेंस ऑफ अलाइवनेस, कि जिंदा होना ऐसा नहीं है, जिंदा होना कैसा होता है वैसा बन के दिखाओ, ठीक है। ज़रा सोचे, हम इस दुनिया में हैं, हमारे सांस चल रहे हैं, हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये बेचैनियाँ क्यों। आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको चाहिए कि आप इस मोहलत से बेहतरीन फ़ायदा उठाएं, ठीक है। कोई एक मकसद सेट करें अपनी इस दुनिया को जीने का,
और एक आखिरत के लिए मकसद सेट करें कि मैं इस दुनिया को ऐसे ऐसे जीऊँगी जिससे मेरी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। लाजवाल तो वही है ना, आने वाला वक्त जो मर के आएगा। ये लाइफ का हिस्सा है कि आप जीते हैं, फिर आप मर जाते हैं, मरने के बाद ला मुतनाही एक ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। ठीक है, तो क्या ही अच्छा है कि हम यहाँ की छोटी मोटी परेशानियों और मुसीबतों को दिल पे ना लगाएं। ये तो बहरहाल गुजर ही जानी है। ठीक है, वो एक शायर कहता है ना, मुफ्त में एहसान उठाए दूसरों के, जिंदगी को तो बहरहाल गुजर ही जाना था। इन हेल्पिंग देयर क्लाइंट, एग्जिस्टेंशियल थेरापिस्ट deal with the resistance and transference issues that may interfere with the development of a real relationship with the client. जब भी कोई एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरापिस्ट किसी भी क्लाइंट की साइकोथेरेपी करता है तो उसे कुछ इश्यूज़ का सामना होता है। उनमें सबसे बड़ा इशू होता है कि आपका क्लाइंट रेजिस्ट करता है, मज़ाहमत करता है। वो पूरी तरह से अपनी ज़ात की जो कुंजियाँ हैं ना आपके हवाले नहीं करता। अगर मगर ये वो ऐसा वैसा, अगर ऐसा हो, ऐसा करता है। तो ऐसे में आपने कैसे उसके साथ एक ऐसा रिलेशन डेवलप करना है जो टोटली प्रोफेशनल हो मगर रेपो बिल्डिंग ऐसी हो कि भरोसा करे आपका क्लाइंट। ठीक है, इट आल्सो डील्स विद द इश्यूज ऑफ आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। ऐसा भी होता है कि क्लाइंट ने अपनी ज़ात को अपने ही अंदर तन्हा कर छोड़ा होता। अब आपको इस साइकोथेरेपी की ज़्यादा समझ आएगी क्योंकि हम गोल्स ऑफ एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी करने वाले हैं। ऑथेंटिसिटी इज द बेसिक गोल ऑफ साइकोथेरेपी। इस साइकोथेरेपी का सबसे बड़ा गोल है कि हमने अपने क्लाइंट के लाइफ थीम्स को ऑथेंटिक करना। फॉर एग्जांपल, हमारा क्लाइंट लाशूरी तौर पर यह समझता है कि उसने मरना ही नहीं है, या उसने वो पैदा ही क्यों किया गया, या उसकी तो ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी तो वो जीते हैं। ठीक है, हमारी क्या ज़िंदगी है, मुझे तो मिला ही कुछ नहीं, मैं किस चीज़ पर शुक्रगुजार हूँ। ये जो थीम है ये सारे के सारे इनऑथेंटिक है। उसके लाइफ थीम्स को ऑथेंटिक करना है कि तुम अकेले पैदा हुए, पहला थीम, और तुमने अकेले ही जाना और यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। जो यहाँ से लेके नहीं जा सकते उसकी मेहनत में क्यों सर खपाओ। ठीक है, बस उतना सर खपाओ जितना यहाँ आप इंजॉय करो। ठीक है, आपके काम तो वही आएगा ना जो आप किसी को दे देते, आखिरत में वही काम आएगा ना, या जो आपने इस्तेमाल कर लिया। जो आप यहाँ छोड़ गए वो किस काम का। थेरेपी क्लाइंट्स लर्न हाउ देयर लाइव्स आर नॉट फुली ऑथेंटिक एंड व्हाट दे मस्ट डू टू रियलाइज द फुल कैपेबिलिटी ऑफ देयर बीइंग। इस थेरेपी का मकसद ये भी होता है कि हमने अपने क्लाइंट को ये चीज़ अवेयर करवानी है कि वो किस तरह ऑथेंटिक नहीं है। जब हम कहेंगे ना कि तुम्हारे लाइफ थीम उनको ऑथेंटिक करना है, तो वो आपसे सवाल कर सकता है कि आपने कैसे, क्या चीज़ मेरे में इनऑथेंटिक दे दी। तो आपने फिर उसे ये चीज़ रियलाइज़ करवानी है कि तुम ऐसा सोचते हो, हालांकि हकीकत ऐसी है। तुम ऐसा सोचने के बजाय ऐसा भी तो सोच सकते हो। सोच को बदलने की ज़रूरत है, लाइफ खुद ब खुद बदल जाएगी। कि वो अपना यहाँ होना जो है वो पूरी तरह से इंजॉय कर सके। टू हेल्प इंडिविजुअल्स बिकम ऑथेंटिक एंड रिकॉग्नाइज व्हेन दे आर डिसीविंग देमसेल्व्स। आमतौर पे हमारा क्लाइंट खुद से धोखा कर रहा होता, वो सेल्फ डिसीविंग चल रही होती, आपको पता भी नहीं होता कि आप खुद से क्या धोखा कर रहे हैं। ठीक है, आप समटाइम ऐसे एक्सक्यूज़ के पीछे छुप रहे होते हैं, नहीं जी मैं तो ऐसे था वैसे था इसलिए मैं ऐसे हूँ। ठीक है, हर चीज़ का इन्हिसार दूसरों पे लगा के आप एक्सक्यूज़ में चले जाते हैं। मैं इसलिए नहीं जी रही क्योंकि ऐसा हो गया था, क्योंकि मुझे डाइवोर्स हो गई थी, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, ये हो गया वो हो गया, इसलिए जनाब मैं ऐसे रहती हूँ, मैं ये कपड़े पहनती हूँ, या मैं जीना नहीं चाहती। ये सारा का सारा धोखा है जो इंसान खुद की ज़ात से कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली कर रहा होता। हमने उसे रियलाइज़ करवाना है कि तुम चाहते हुए या ना चाहते हुए
अपनी ज़ात के साथ धोखा कर रहे हो, ठीक है। हम उसका नाम लेके कह सकते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तुम फलां अपना ख्याल करो, तुमने फलां को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ। थेरेपी शुड हेल्प क्लाइंट्स अंडरस्टैंड देयर बिलीव्स। ये थेरेपी हमारे क्लाइंट्स को ये चीज़ में मदद देगी कि वो अपने अकायद, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कर सके। जब उसे पता होगा कि उसके बिलीफ सिस्टम बड़े ही अजीब हो गए हैं, हम उसे रियलाइज़ करवाएंगे कि यहाँ पे ख़राबी है, तो उसमें चेंज का अमल शुरू हो जाएगा। एंड वैल्यूज़ हैव कॉन्फिडेंस इन दैम। उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। हम उनकी खुद अतमादी में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। एंड मेक चॉइसेस बेस्ड ऑन दैम। और फिर वो अपनी ज़िंदगी की चॉइसेस, फिर अपनी ज़िंदगी के मराहल चूज़ करें कि मैं ये चाहती हूँ, मुझे ये करना है, ठीक है। दैट कैन लीड टू न्यू डायरेक्शंस इन लिविंग। फिर उसकी ज़िंदगी को नई डायरेक्शंस मिलेंगे, नए रास्ते उसके लिए खुलेंगे। बाज़ औक़ात इंसान बैठा होता है और सोचता है कि दरवाज़ा खुलेगा तो ही मैं जाऊंगा, और होता यह है कि जाने से दरवाज़ा खुलता, ठीक है। हम बैठे होते हैं अपनी लाइफ को लेके कि मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मैं क्या करूं, मैं किधर को जाऊं, ठीक है। जबकि कोशिश करते नहीं हैं। जब आप कोशिश शुरू करेंगे, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को जीना तो शुरू करें एक दफ़ा। इंसान एक्सक्यूज़ेस के पीछे छुपता है ना कि मैं नहीं जी सकता, मैं अब मैं कैसे, फलां के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, फलां की शादी कहीं और हो गई है, अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगा, मेरे लिए जीना दोबर है। अ सेंस ऑफ अलाइवनेस कम्स फ्रॉम थेरेपी एज द इंडिविजुअल सीज लाइफ विद इंटरेस्ट। जब क्लाइंट अपनी ज़िंदगी को दिलचस्पी से देखना शुरू करेगा ना, वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत होगी। इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, होप, उसमें उम्मीद जागेगी, वो क्रिएटिव होना शुरू करेगा, वो अच्छे ख्यालात सोचना शुरू करेगा। एंड जॉय रादर दैन विद ड्रेड, बोर्डम, हेट। और फिर वो लुत्फ़अंदोज़ होना शुरू करेगा, बजाय इसके कि वो खौफ का शिकार रहे, वो सुस्ती का, वो बोरियत का शिकार रहे, वो नफ़रत का शिकार रहे, वो डिसलाइक करे खुद को और दूसरों को। द एम ऑफ थेरेपी इज़ दैट द पेशेंट एक्सपीरियंसिस हिज एग्जिस्टेंस एज रियल। इस थेरेपी का मकसद ये है कि इंसान या फ़र्द अपनी एग्जिस्टेंस को हकीकी तौर पे महसूस करे। द फोकस इज़ नॉट ऑन क्योरिंग सिम्टम्स। इसका फोकस इंसान की अलामात को ठीक करना नहीं है, वो तो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, बट ऑन हेल्पिंग इंडिविजुअल्स फुली एक्सपीरियंस देयर एग्जिस्टेंस। लेकिन इस थेरेपी में का मकसद ये ज़रूर है कि हम अपने क्लाइंट की मदद करेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी की, अपनी इस मौजूदगी को एक्सपीरियंस कर सकें, अपने सराउंडिंग में जीना सीखें। इंसान लाशूरी तौर पे ही दूर दूर रिलेशंस बना लेता है, दूर दूर के जो इवेंट्स हैं उनमें जीना शुरू कर देता है, अपने सराउंडिंग को भूल जाता है, इग्नोर कर रहा होता है अपने सराउंडिंग को। हमारे सराउंडिंग में कितने अच्छे लोग हैं, हमारे वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, कोई ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत पूरी करें। उनको छोड़ के आप कहीं दूर ज़िंदगी बसाना चाह रहे होते हैं। द गोल ऑफ साइकोथेरेपी इज़ टू हेल्प द इंडिविजुअल्स डेवलप हिज ईगनवेल्ट। ईगनवेल्ट उसकी थ्रोन वर्ल्ड है ना। विदाउट बीइंग ओवरवेल्म्ड बाय द थेरापिस्ट ईगनवेल्ट। लेकिन वो थेरापिस्ट की ईगनवेल्ट ना ले, ठीक है। थेरापिस्ट की जो थिंकिंग है ज़रूरी नहीं वही अपनाए, वो खुद सोचे, वो खुद का नज़रिया दे, वो अपनी ज़िंदगी को खुद के नज़रिया से तोले। द थेरापिस्ट मस्ट बी विद द पेशेंट। हाँ, थेरापिस्ट उसके साथ है। एज ही एक्सपीरियंस ईगनवेल्ट, वो अपनी वर्ल्ड को ज़्यादा अहमियत दे। थेरापिस्ट की ईगनवेल्ट का भी एक्सपीरियंस करे, मगर अपनी वर्ल्ड को ज़्यादा अहमियत दे। इसके बाद है असेसमेंट। इस साइकोथेरेपी में असेसमेंट कैसे होगी? Rather than attending to diagnostic categories DSM-4, DSM-5 and specific behavioral complaints, existential psychotherapists are make aware.
टू एग्जिस्टेंशियल थीम्स। वो कहना चाह रहा है कि बजाय DSM के सिम्टम्स से डायग्नोज करने के, तशखीस करने के, इस साइकोथेरेपी में हम अपने क्लाइंट के एग्जिस्टेंशियल थीम्स देखेंगे, लाइफ थीम्स देखेंगे कि इसका दुनिया के बारे में क्या नज़रिया है, इसका खुद की ज़ात के बारे में क्या नज़रिया है। ठीक है, जो लाइफ थीम्स हमने पढ़े हैं उनके बारे में अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन जानेंगे, फिर उसे ऑथेंटिक करेंगे। इन द इनिशियल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स थेरेपिस्ट लिसन फॉर इश्यूज रिलेटेड टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब क्लाइंट आके शुरुआत करेगा अपने मसाइल को बताने की, तो साइकोथेरेपिस्ट की नज़र क्या होगी, वो सुनेगा अपने क्लाइंट को, वो उन मामलात को सुनेगा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिम्मेदारी के मामलात होते हैं। साइकोथेरेपिस्ट को आसानी से समझ आएगी कि ये चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेता, दूसरों का नाम लगा रहा है ना, उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया, तो उसे पता चल जाएगा कि इसके लाइफ थीम्स ऑथेंटिक नहीं हैं। ठीक है, आइसोलेशन, वो तन्हा हो चुका है दूसरों से। मीनिंगलेसनेस, उसने अपनी ज़िंदगी को अभी तक कोई मान ही नहीं दिए, तो इससे पता चल जाएगा। लेटर दे मे मेक सिमिलर असेसमेंट्स ऑफ एक्जिस्टेंशियल इश्यूज इन पेशेंट्स ड्रीम मटेरियल। इसके बाद एक साइकोथेरेपिस्ट उसके ख्वाब सुनेगा, उसका ड्रीम मटेरियल भी बताएगा, उसके अनकॉन्शियस के बारे में बताएगा। ड्रीम्स आर द रॉयल रोड ऑफ अनकॉन्शियस, ड्रीम्स आर द विंडोज ऑफ अनकॉन्शियस। किसी भी फर्द के अनकॉन्शियस तक जाने का रास्ता उसके ड्रीम्स हैं। Got it? Furthermore, some therapists use objective tests specifically designed to assess existential themes. कुछ ऐसे साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हैं जो बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो किसी भी फर्द के एग्जिस्टेंशियल थीम्स की पिक्चर हमें फराहम कर सके। यानी कि उस टेस्ट में ऐसे ऐसे सवालात हैं जो एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरेपी के लाइफ थीम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं साइकोथेरेपिस्ट को। क्या आपको समझ आ रही? इसको डिवाइड करते हैं, असेसमेंट को डिवाइड करते हैं। इनिशियल असेसमेंट, लिसन आउट द क्लाइंट जस्ट लाइक इंटरव्यू। ये इंटरव्यू की तरह होगी, इसमें हम क्लाइंट को सुनेंगे। बाय लिसनिंग फॉर थीम्स ऑफ आइसोलेशन, हम उसके तन्हाई के थीम्स सुनेंगे। मीनिंगलेसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि डेथ, कि मौत, जीने मरने के बारे में उसके ख्यालात कैसे हैं। द थेरेपिस्ट फाइंड आउट विच इशू यूनिक थेराप्यूटिक वर्क। थेरेपिस्ट पता लगाएगा कि कौन सा एरिया ऐसा है जिस पे काम होने वाला है। फर्दर मोर, द थेरेपिस्ट असेस द क्लाइंट्स ऑथेंटिसिटी। मजीद ये कि थेरेपिस्ट चेक करेगा कि हमारा क्लाइंट किन लाइफ थीम्स को लेके ऑथेंटिक है, सही है, दुरुस्त है, और किन को लेके नहीं है। हाउ अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, वो अपने मसाइल से कितना आगाह है। ठीक है, इसे कहते हैं इनसाइट। इनसाइट, सेल्फ अवेयरनेस, कि आपका क्लाइंट उसमें इनसाइट प्रेजेंट है, क्या उसे अपने नफ्सियाती मसाइल की इंफॉर्मेशन है, जानकारी है या नहीं। ठीक है, अगर तो उसे इंफॉर्मेशन है कि हाँ मेरे में ये फॉल्ट है, मैं नफ्सियाती तौर पे ऐसा हूँ, मुझे बदलना है, तो ऐसे पेशेंट का इलाज करना आसान होता है। आपको पता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, टू मेजर कैटेगरीज। नंबर 1 नेरोसिस, नंबर 2 साइकोसिस। नेरोसिस में क्लाइंट्स की इनसाइट प्रेजेंट होती है, सेल्फ अवेयर होते हैं, उनको पता होता है कि मैं बाज़ औक़ात ऐसा बिहेव करता हूँ, मुझे दौरे पड़ते हैं या मुझे ये प्रॉब्लम है। जबकि जो साइकोटिक कैटेगरी है उसमें इनसाइट प्रेजेंट नहीं होती, उसमें क्लाइंट कह रहा था मैं पागल नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब उसे बड़े डिसऑर्डर होते हैं, साइकोसिस, साइकोटिक इलनेस होती है उसकी। ठीक है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स का इलाज करना थोड़ा मुश्किल होता है, मेडिकेशन की भी ज़रूरत होती है साइकोथेरेपी के साथ साथ। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लाइंट्स आर हाउ अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। क्लाइंट अपने मसाइल से कितना अवेयर है, कितना आगाह है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देम क्लाइंट्स आर, और क्या वो अपने मसाइल का जिम्मेदार खुद को ठहरा रहा है या दुनिया को, दीगर अहबाब को। यहाँ से पता चलेगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद दूसरा जो इसका इनिशियल के बाद दूसरी असेसमेंट की जो स्टेज होगी वो होगी ड्रीम्स
एज असेसमेंट। ख्वाबों का तज्जिया करेंगे हम। लिसनिंग टू ड्रीम्स, इसमें हम ख्वाब सुनेंगे। फॉर एग्जिस्टेंशियल थेरापिस्ट, ड्रीमिंग लाइक वेकिंग इज अ मोड ऑफ एग्जिस्टेंस और बीइंग इन द वर्ल्ड। एक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरापिस्ट समझता है कि ख्वाब देखना भी जागने की तरह है। ठीक है, जागने की तरह है। ठीक है, जैसे हम बेदार होते हैं ना, जी रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं इस दुनिया में, ख्वाब देखना भी बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे जाग रहे हैं। ख्वाब में भी पता होता है इंसान को। ये बात ये हुई कि जो एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरापिस्ट है वो सोने के दौरान जो ख्वाब आते हैं उनको भी उतनी अहमियत देता है जितने जीने के दौरान वाक़यात या ख्यालात पेश आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जितने भी ख्वाब आते हैं ऊट पटांग ख्वाब जो हैं उनके अंदर मानी होते हैं। ख्वाब के दो माफिया होते हैं। जो ख्वाब होता है उसके दो पहलू होते हैं। एक होता है वो कंटेंट जो दिख रहा है, ज़ाहरी माफिया। एक होता है वो कंटेंट जो उस ज़ाहरी माफिया का मानी है, मख्फी माफिया। ठीक है, कोवर्ट, जो छुपा होता है। आप देखते हैं ख्वाब में जो चीज़ें, उनके अंदर मानी छुपे होते हैं, वो कोई और होते हैं। चीज़ें कुछ और देखी हैं, मानी उनके कुछ और होते हैं। वो ड्रीम एनालिसिस करने से पता चल जाता है। सिगमंड फ्राइड ने इसके बारे में 100 वर्ड्स की लिस्ट बनाई है कि ये चीज़ों के ये मानी है। ठीक है, हम यहाँ पे ख्वाबों की ताबीर नहीं करेंगे, हम यहाँ से मटीरियल हासिल करेंगे उसके अनकॉन्शियस तक जाने का, कि इसके ख्वाब भी ज़्यादातर डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसके ख्वाबों में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। ठीक है, हमें ख्वाबों से अंदाज़ा होगा कि ये बंदा कैसा है। एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरापिस्ट सिगमंड फ्राइड की तरह ख्वाबों को बड़ी अहमियत देते हैं। ये समझते हैं कि जैसे ख्वाब देखना है सोने में, ये ऐसे ही है जैसे जागने में वाक़यात पेश आना। जागने जैसी अहमियत देते हैं ये ख्वाब को। Whereas events in one's waking life are connected and shared with other people, जैसे ज़िंदगी के दौरान बहुत सारे मामलात होते हैं इंसानों को दूसरे इंसानों के साथ, इसी तरह ख्वाबों में भी कनेक्शंस होते हैं। Dreams have events that are not connected and are special for the dreamer, opening to understanding the dreamer's being। हमने यहाँ पे अपने क्लाइंट के ख्वाबों को सुनना है और जायज़ा लेना है, और सबसे बड़ी बात हमने ये देखनी है कि इन ख्वाबों को लेके हमारे क्लाइंट का नज़रिया क्या है। गॉट इट? बॉस 1977। अच्छा, इसमें क्या अजीब लगा आपको? आपके लिए ये नहीं है। ऐसा ही है क्या? इसमें चेंज क्या है? मेरी बात का आपने क्या मतलब निकाला? मेरे से शेयर करें, पता चले। वो कह रहे हैं कि एक एग्जिस्टेंशियल साइकोथेरापिस्ट ख्वाबों को इतनी अहमियत देता है जैसे कि रियल लाइफ को दे। वो इसलिए देते हैं कि हमें अपने क्लाइंट की क्लियर पिक्चर सामने आती ख्वाबों के ज़रिए, क्योंकि ख्वाब जो है ड्रीम्स कंटेन्स अनकॉन्शियस मटीरियल। ठीक है, ड्रीम्स बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अनकॉन्शियस है उसमें इंसान की अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं, अनएक्सेप्टेबल विशेज़ होती हैं, वो चीज़ें, वो ऐसे थॉट्स, वो ऐसे ख्यालात जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं होते, वो कहीं अंदर ही अंदर छुपे होते हैं। वो जब बाहर आते हैं तो बंदा डिफेंसिव होना छोड़ता है और जीना शुरू करता है। जब तक आप डिफेंसिव हैं, अपने कंफर्ट जोन में हैं, ज़िंदगी नहीं, ज़िंदगी कंफर्ट जोन के बाहर शुरू हो रही है। कंफर्ट जोन क्या होता है? वो आराम तलबी कि कोई मुझे देख ना ले, मेरे हाथ ऐसे हैं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, मेरा कंप्लेक्शन ऐसा है, मेरी हाइट छोटी है। ठीक है, डिफेंसिव होकर पीछे होकर ज़िंदगी गुजार रहा होता है। मेरे में खामियां, मैं कैसे जीऊँगा, मेरे साथ तो इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके साथ हो तो आपको पता चले। ये जो सारा मटीरियल ये डिफेंसिव है। हम यहाँ तक पहुँचेंगे ड्रीम्स के ज़रिए। बॉस फेल्ट दैट ड्रीम्स कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेकिंग एक्सपीरियंस। बॉस का कहना है
कि जो ख्वाब हैं वो किसी भी फ़र्द के जागते के दौरान के जो तजर्बात हैं उसकी समझ हमें बताते हैं, उसको समझने में मदद देते हैं। ठीक हो गया। एंड वेकिंग एक्सपीरियंस कैन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ड्रीम्स, और जागने के जितनी भी तजर्बात हैं, जो उसके लाइफ जाग कर गुजार रहा है, उसके जो वाक़यात हैं वो उसके ख्वाबों को समझने में मदद देते हैं। इंटरकनेक्टेड हो गए दोनों चीज़ें, ख्वाब और जीते जागते की ज़िंदगी। इन लिसनिंग टू ड्रीम्स, इन ख्वाबों को सुनकर एग्जिस्टेंशियल थेरेपिस्ट आर अलर्ट टू थीम्स, इन ख्वाबों को सुनकर उसके थीम्स का पता चलता है कि ऑथेंटिक है या इनऑथेंटिक है। दैट गो बियॉन्ड द क्लाइंट्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस एंड रिवील अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बीइंग। इससे एक फ़र्द के बारे में हमें मज़ीद मालूमात मिलती हैं कि वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात को शऊरी तौर पर समझता है या नहीं। नंबर 3, असेसमेंट का तीसरा टूल ये होगा यूज़ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं और सब्जेक्टिव टेस्ट कौन से होते हैं।